अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। क्या ऐसे साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाए जाते हैं? सियासी मुखालफिन को आप लोगों ने जेलों में डाला हुआ है। हज़ारों मुकदमात आपने दर्ज करवाए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ने की कोशिश की। कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए लोगों के ऊपर दबाव डाला गया। ये खबर देखें आप, ये खबर है जनाब। ये कौन ये कह रहा है? अमेरिका ये कह रहा है, बरतानिया ये कह रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रहा है। और किसके हवाले से वो कह रहे हैं? जी हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के इंतखाबात की। जिस तरीके से बांग्लादेश में इंतखाबात करवाए गए, इक़्तिदार की हवस में जिस तरीके से इक़्तिदार हासिल किया गया, आज पूरी दुनिया उसके ऊपर बात कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स के हाई कमिश्नर ने इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दीगर लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जनाब डेमोक्रेसी में ऐसे इंतखाबात नहीं करवाए जाते। डेमोक्रेसी में ज़रूरी होता है कि जमहूर इस जमहूरी अमल का हिस्सा बने, वो इंतखाबात में हिस्सा लें, ना कि आप उनके ऊपर झूठे मुकदमात दर्ज करवा दें। जहाँ पे पूरी दुनिया तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, वहीं पे हमने देखा कि हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने हसीना वाजिद साहिबा को मुबारकबाद पेश की। अब ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है क्योंकि अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा को नज़र आ रहा है, अमेरिका को नज़र आ रहा है, बरतानिया को नज़र आ रहा है, तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब को नज़र नहीं आया कि इक़्तिदार की हवस में वहाँ पे किस किस्म के इलेक्शंस करवाए गए, मुखालफिन के साथ क्या सलूक किया गया। लेकिन उसके बावजूद अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने उनको मुबारकबाद दी। अब हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस होंगे वो ऐसे नहीं होंगे और अनवारुल्लाह काकड़ साहब की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाएंगे। पाकिस्तान भी जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है, नए नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक साहब ने अनाउंस किया कि वो एक नया इत्तेहाद बना रहे हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज़ुल हक साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, पहले तो आपको मुबारक हो कि आपके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। इन इंतखाबात में तो लगता ये है कि जो ये कागजात हैं इनका मंजूर होना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपने एक नया इत्तेहाद भी बना लिया। तो अचानक ये ख्याल कैसे आया सर इत्तेहाद बनाने का? देखिए, ये ख्याल कोई नया नहीं आया था। कागजात नामजदगी जो है वो तो ऐसा कोई इशू नहीं था जिस पे वो रिजेक्ट होते, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका लग रहा था कि कभी भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक्सेप्ट होने शुरू हो गए हैं, और बहुत से लोग हैं जो जिनके नहीं भी हुए। लेकिन ये तो एक प्रोसेस है इलेक्शन का जिससे हम हर इलेक्शन में गुजरते हैं। दूसरी बात, आपने इत्तेहाद की बात की, ये कोई पिछले मैं कहूँगा कि 1.5-2 माह से, बल्कि इससे ज़्यादा अरसा गुजर गया था। मैंने बहुत से लोगों के साथ गुफ्तगू थी, बातचीत थी, जो हमारे दोस्त हैं जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, जिनके पास कोई जगह नहीं थी। वो बड़ी जमातें जो हैं वो उनसे दूर रहना चाह रहे थे, पीपल्स पार्टी से, PMLN से, और एक जो जमात दूसरी थी जिसकी अभी हो गया है सीट एडजस्टमेंट हो गई है नून लीग के साथ। तो ऐसे दोस्त बहुत से थे जो इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे, इलेक्टेबल थे, MNA रह चुके हैं, MPA रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी उनको देने के लिए तो फिर मैंने ये, मेरा बहुत अरसे से हम दफाए पाकिस्तान काउंसिल के अंदर में बहुत सी जमातें थीं जो दीनी जमातें जिनके साथ काम किया था। तो हमने कहा कि पाकिस्तान को खाली इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को एक नजरियाती डगर पे लेके जाएं, क्योंकि लोग जो इस वक्त बददिल हुए हुए हैं इलेक्शन से और सियासतदानों से, वो इस वजह से हुए हुए हैं कि वो कहते हैं कि अब नजरियाती सियासत पाकिस्तान से खत्म हो गई है, ये लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। जब वफादात अपने आ जाते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। तो उस पे हमने कुछ दीनी जमातों के साथ, मरकजी मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो समीउल हक साहब का ग्रुप है, उससे बात की है। ठीक है। कुछ और दीगर जमातें हैं जिनको साथ लेकर चलेंगे। जमातें सर, तकरीबन कितनी जमातें कुल इस वक्त जिनके साथ आपका ये इत्तेहाद हो रहा है? जिनसे बातचीत हो रही है वो तकरीबन 4-5 जमातें हैं। ठीक है। मेरी GDA के साथ भी बहुत अरसे से बात हो रही थी। मैं शायद कल कराची जाऊंगा पीर साहब से मिलने के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि इसको हमारे, क्योंकि बलोचिस्तान से भी हमारे साथ यार मोहम्मद रिंद साहब हैं, KPK से अब ये जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक की ग्रुप है, दूसरे लोगों से भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो सिंध के अंदर हम
सोच रहे हैं कि GDA के साथ एक अलायंस जो है वो हम करें, और कल मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कराची में। अच्छा सर, आपने जिस तरह कहा कि आपका ये एक नेशनल एजेंडा है, मुल्क के लिए कुछ करने की ख्वाहिश है, तो फिर जो दीगर बड़ी सियासी जमातें हैं, क्या उनसे भी बात हो सकती है इस सारे मामले पे? देखिए, हमारी किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। हम ये जब हमारा इत्तेहाद बन रहा था और जब बातचीत हो रही थी, हमने ये सोचा था कि हम एक कमेटी बनाकर और उस कमेटी के जरिए हम दीगर जमातों के साथ भी राब्ते करेंगे, बल्कि हर जमात के साथ करेंगे। देखें, ये काम था बड़ी जमातों का, और बड़ी जमातों में से जो जमात थी जिसको कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद हुकूमत भी उन्हीं की बन जाए, जो कहा जा रहा है, जो परसेप्शन है, ये उनका काम था कि दिल बड़ा करते कहते यार कि मैं एक नेशनल एजेंडे पे वापस आ रहा हूं पाकिस्तान के अंदर, मैं मुल्क को इस मुश्किल से निकालने के लिए आ रहा हूं, ना कि मैं अपने मकासद को हल करवाने के लिए आ रहा हूं, अपने केसेस माफ करवाने के लिए आ रहा हूं, अपनी अहलियत के लिए आ रहा हूं। उनको चाहिए था कि सब जमातों को साथ बुलाकर बैठाते और एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान से बालातर, अपने से बालातर होकर पाकिस्तान के बारे में सोचते। तो मेरे ख्याल में वो बड़ी जमातें जो हैं वो तो आपस में इस वक्त नूरा कुश्ती करने में मसरूफ है। जो 16 महीने इकट्ठे बैठे रहे, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत इस मुल्क के अंदर यानी कि इस मुश्किल में डाल दिया। कभी IMF के आगे हम घुटने टेक रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी जो है खराब हो गई, हमारी डॉलर जो है खराब हो गए। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये उनका काम था। अच्छा सर, जिस जमात के हवाले से आप बात कर रहे हैं, नून लीग के हवाले से, कि परसेप्शन है कि अगली उनकी हुकूमत हो सकती है, उसके हवाले से कुछ जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही हैं कि जनाब इनको इस किस्म की ट्रीटमेंट मिल रही है जिससे लगता है कि ये लाडले हैं। क्या आपके भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस जमात के हवाले से कि उनके साथ जिस किस्म की ट्रीटमेंट है वैसी आप लोगों के साथ नहीं हो रही? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हर एक के साथ ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, यकसा ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका ये नया कंसेप्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमने जो इस दफा सुना है, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सबके। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये जो आकर अपने केसेस ख़त्म करवाने में, अपनी अहलियत के चक्कर में और अपने मफादात के चक्कर में, और 16 माह तक इस मुल्क के ऊपर जो कुछ हुआ मैं सबके सामने है, महंगाई, बेरोजगारी, उस एजेंडे से मुल्क को बाहर निकालने के लिए किसी ने अभी तक बात नहीं की। ठीक, अभी यहाँ पीपल्स पार्टी आई हुई थी पंजाब में। जी प्लीज जी बोलिए सर प्लीज। मैं ये कह रहा था कि उन्होंने भी आगे ना 16 महीने तो इनसे अच्छा कोई नहीं था, उनसे अच्छा कोई नहीं था कि हमें चाहिए कि हमें इन जैसा प्राइम मिनिस्टर सिंध में भी चाहिए, हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। आज वही जो बातें करके गए हैं उनके बारे में लाहौर के अंदर, मैं समझता हूं कि अगर कोई किसी के साथ 10 मिनट बैठकर खाना भी खाए वो उसके खिलाफ इतना नहीं बोलेगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है सर, आपने कहा कि मुख्तलिफ लोग आपके साथ मिल रहे हैं। एक क्रेडिट जो आपके अलायंस को जाता है, आप एक ऐसी शख्सियत को सामने लेके आए जिनको ढूंढते हुए हमें भी कई माह हो गए हैं, उस्मान बुज़दार साहब। ये आपने कैसे मुमकिन बना लिया कि उस्मान बुज़दार साहब सामने भी आ गए और आपके साथ हो गए? देखिए, मेरे वालिद के उनके वालिद के साथ ताल्लुक थे। उस्मान बुज़दार साहब से मैं एज चीफ मिनिस्टर तो शायद मेरी 2 ही मुलाकातें हुई हों, लेकिन एक ताल्लुक था, कुछ दोस्त हैं जो बीच में जिनके साथ इनका ताल्लुक है, बहुत करीबी ताल्लुक था। तो हमने जब ये एजेंडे पे हम शुरू हुए थे तो जो पहली मीटिंग हमने की थी आज से 2-2.5 माह पहले, उसमें हमने उन्हें भी दावत दी थी और वो आए थे, लेकिन हमने पब्लिक नहीं किया था इन चीज़ों को। हमने कहा जब मौका आएगा तो फिर करेंगे। जब वो ज़हनी तौर पर सब समझने लगे कि हाँ ये अच्छी बात है, हमें ये करना चाहिए, हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, मिलकर लड़ना चाहिए, तो अब देर थोड़ी इसलिए होगी कि हम एक टिकट पे नहीं लड़ सक रहे, एक प्लेटफॉर्म से तो हम लड़ेंगे जी, मतलब जो है नेशनल यूनिटी अलायंस से, कौमी यकजहती इत्तेहाद से तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमारी अम्ब्रेला एक होगी, उसके अंदर दीगर जमातें होंगी जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। लेकिन अभी सिंबल के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल में एक अच्छा सर, इसमें जमातों के तो शायद अपने सिंबल हों, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार आप लोगों के साथ इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे उस्मान बुज़दार साहब हैं, दीगर शख्सियात हैं, क्या कोई एक सिंबल आप लोग इकट्ठा लेंगे? ये हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने जो लॉयर हैं, जो हमारे वकला हैं, उनको इलेक्शन कमीशन में हमने भेजा था, लेकिन हम ऐसा तासुर नहीं देना चाहते जिस तरह माजी में एक जीप का निशान था तो सबने कहना शुरू कर दिया जी जीप आ रही है, जीप आ रही है। हम चाह रहे हैं कि ये हो कि ये कौमी यकजहती इत्तेहाद से के हमायत याफ्ता
जो है वो हैं, चाहे उनके सिंबल फर्क भी हों, तो हम एक छतरी के नीचे जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर एक निशान के नीचे लड़ सके तो हम लड़ेंगे, लेकिन ये तासुर हम नहीं देना चाहते कि ये किसी ने हमें कह दिया, जिस तरह लोग ये सवाल करते हैं जी कि शायद कहीं से कहा गया है कि आप इकट्ठे हो जाएं, आप सिंबल भी एक आ गया इनका। अच्छा सर, आपने जीप के निशान की बात की, उस जमाने में भी काफ़ी लोगों ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, उसमें चौधरी निसार साहब भी शामिल थे। क्या आपका राब्ता हुआ है? चौधरी निसार साहब भी एक बड़ी सियासी शख्सियत है और इस वक्त गालिबन किसी भी सियासी जमात के साथ उनका कोई इत्तेहाद वगैरह भी नहीं है। देखिए, चौधरी निसार साहब के साथ मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं सियासतदानों में, जो पुराने और साथी हैं और जिन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। मैंने तो चौधरी निसार साहब का इतना साथ नहीं दिया पॉलिटिकली, क्योंकि उनकी एक पोजीशन थी पीएमएलएन में। जब मैं पीएमएलएन का सीनियर नायब सदर था तब भी वो वजीर आजम के वजीर आला के बड़े करीब थे, लेकिन उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की हमेशा। तो मैं उनसे भी बात करूंगा। मेरी शायद खाकान अब्बासी साहब से भी मुलाकात हुई थी सरसरी तौर पर, लेकिन वो ये इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे। अगर उनसे भी मैं दोबारा बात करूंगा कि अगर वो हमें कम से कम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो हम चाहते हैं कि वो हमें एज एन अलायंस हमारी सपोर्ट करें जरूर। ठीक है। अच्छा सर, माजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने सुना, उसके ऊपर बहुत सारी बात होती है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जिस डगर पे सियासत पहुंच चुकी है, आपने उसका जिक्र भी किया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहां पे हम सबको अब सोचने की ज़रूरत है, तो क्या किसी नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है? किसी बड़े पैमाने के ऊपर किसी डायलॉग की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, बगैर डायलॉग के इलेक्शन जो है कामयाब नहीं होंगे। बगैर एक पेज पे सब इकट्ठे हुए तमाम स्टेक होल्डर्स इलेक्शंस कामयाब नहीं होंगे। चार्टर ऑफ पाकिस्तान की मैंने बात की थी, और चार्टर ऑफ पाकिस्तान को आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि पाकिस्तान सेंट्रिक ये होना चाहिए, जिसमें कि हमारी पॉलिसीज के बारे में लेआउट हो, हमारी पॉलिटिकल एनिमिटी के बारे में लेआउट हो, जिसमें कि पॉलिटिकल जो कहते हैं ना कि ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज, या ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ एक इकोनॉमी ऑफ रिवेंज, कि एक ने अगर शुरू किया तो दूसरे ने किया। ये मैं समझता हूं कि फौज ने इस वक्त चाहे खुद या हुकूमत के मशवरे के साथ जो SIFC बनाई है, ये वाहिद ऐसा अदारा अभी बना है जिसकी मैं 1990 से बात करता आ रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, जिस पे एक आर्मी चीफ ने बात की थी तो उनको ओहदे से हटा दिया गया था। ये बाद में ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बन गई, और अब ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है, इसमें इसलिए कि जो हमारे रवायती सियासतदान हैं, जो वजीर आजम आते रहे, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। उनके इतने स्केलेटन्स हैं कबर्ड के अंदर के जब वो जाते हैं बाहर के मुल्कों में कोई बात करने, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तो बाहर के लोग ये समझते हैं कि ये शायद अपनी जेबों में डालेंगे, मुल्क में नहीं लगाएंगे। इसलिए पिछले आप देख लें कि 16 माह में भी और अब भी जितनी ट्रबल शूटिंग की है, या तो आर्मी चीफ को करनी पड़ी है, SIFC बनी है उसमें वो बैठे हुए हैं, और दीगर मामला जो है वही तय करवा रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा सर, इसमें एक ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, लेकिन इलेक्शंस के बाद जब नई हुकूमत आ जाएगी, जिन इकदामात की जानिब आपने इशारा किया, उसकी क्या गारंटी है कि ये इकदामात अगली हुकूमत भी आगे लेके चलेगी? देखें, जब सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे होंगे तो वो आगे लेकर चलेंगे। अब इसमें कोई गारंटी वाली बात नहीं है, लेकिन एक चीज जो बना दी जाए ना तो उसको फिर चलाना भी आसान हो जाता है। जैसे कि बाहर से जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी बंद हो गई है, बाहर से जनाब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस आनी बंद हो गई हैं। एक हमारे अलायंस का जो एजेंडा है वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज का एतमाद बहाल करना है, उनका वोट का हक बहाल करना है, और उन्हें पाकिस्तान की तरफ दोबारा अपने घर की तरफ देखने की मुतवज्जो करना है उनको। तो और इसी तरह ये जो अभी देख लें कि जितनी ट्रबल शूटिंग है, जितने पैसों के बारे में बात हो रही है, जितने बाहर के दौरे हो रहे हैं, चाहे चाइना हो, चाहे मिडल ईस्ट हो, वो कभी कोई वजीर आजम ने जाके बात नहीं की है। पिछले आप 2 साल उठा के देख लें, हमेशा आर्मी चीफ ने जाके बात की है, चाहे वो रोल ओवर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो MOU हो। UAE का भी अभी जो दौरा हुआ था उसमें भी देखा आप, वो साथ गए थे जब हमारे इंटरम वजीर आजम गए हुए थे वहां। ठीक। अच्छा सर, ब्रीफली बता सकें अगर आप तहरीके इंसाफ का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, तहरीके इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, और तहरीके इंसाफ जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पे इलेक्शन जरूर सर, पर आपका जो कौमी एजेंडा है सर, आपका जो कौमी एजेंडा है उसके अंदर तहरीके इंसाफ भी कहीं फिगर करती है?
सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहे जिनका कुछ भी ताल्लुक हो पाकिस्तान के साथ, देखें ये एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, ये जमातें भी हमारी हैं, ये लोग भी हमारे हैं। तो हमने एक ऐसी फिजा पैदा करनी है जिसमें ये दूरियां जो हैं वो ख़त्म हो और एक अच्छा रास्ता इसमें से निकले। उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। मैंने माजी में भी बड़ी कोशिशें की हैं और सबको इस बात का इल्म है, और आइंदा भी इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि एक अच्छी कौमी यकजहती की फिजा पैदा हो। इसीलिए हमने नेशनल यूनिटी अलायंस इसका नाम दिया। एजाज़ुल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच करने के लिए। वक्त हुआ यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हालिया दिनों में लग रहा ऐसे है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो लोग हैं, ओहदेदार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, बड़ा गैर संजीदा उनका रवैया नज़र आ रहा है। कोई एक शख्सियत आके कुछ और बयान देती है, दूसरी शख्सियत कुछ और बयान देती है। यहाँ तक कि आज पेशावर हाई कोर्ट में जज साहिबान इंतज़ार कर रहे थे कि वकला कब आएंगे। तो ये क्या वजह है सर, किधर ये पार्टी में इस किस्म के मसाइल क्यों पेश आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया अतर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मुश्किल सूरत हाल से हमारी जमात गुजर रही है। ये ऐसे ही है जैसे आपका घर का बड़ा अचानक ना हो तो फिर आपको जो मुश्किलात का सामना होता है। हालांकि अल्लाह खान साहब को जिंदगी दे और वो जेल में हैं, और अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए। लेकिन जो कि उस वक्त वो डायरेक्टली खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमारी जमात ऐसी थी कि हम शुरू से ही खान साहब की तरफ देखते थे, और उनकी पर्सनैलिटी इतनी टावरिंग है कि हालांकि हमारे पास उस वक्त कुरैशी साहब तो खैर अब भी हैं, अल्लाह उनको भी जिंदगी दे, कुरैशी साहब जैसे सीनियर सियासतदान भी हैं, असद उमर भाई जैसे तजुर्बाकार शख्स भी थे, अलवी साहब जब सदर नहीं बने थे तो वो भी टॉप पे काम कर रहे थे। एक जमाने में जहांगीर तरीन साहब भी थे, बड़ी सीनियर लोग मौजूद थे हमारे पास, शीरीन मजारी साहबा थी, स्वाति साहब, अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन वो खान साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हर चीज हम उनकी तरफ देखते थे। उनके जेल जाने के बाद एक बहुत बड़ा प्रेशर आया है कोर कमेटी पे और हमारी तंजीम पे। मैं समझता हूं कि मुश्किल हालात में उमर अयूब खान साहब ने, शिबली फराज साहब ने, हमारी और सीनियर लीडरशिप ने, रऊफ हसन भाई ने, इन लोगों ने अच्छा काम किया है। लेकिन उसमें कुछ हमारे लॉयर्स आए हैं, उन पर भी बड़ा प्रेशर। एक तरफ खान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के केसेस, दूसरी तरफ उनमें से बहुत से लोग अपने भी हलकों पे जो उनका एक राइट है वो कर रहे हैं। तो मुश्किल सूरत हाल है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि बहुत सी चीजें इससे बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूं कि हर कोई अपनी बेस्ट एफर्ट कर रहा है एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। जो कमियां हैं इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे, इंशाल्लाह उसको हम दूर करेंगे। अच्छा सर, पार्टी टिकट्स के हवाले से हम देख रहे हैं कि कुछ कारकुन वगैरह कंसर्न्स अपने रेज कर रहे हैं कि जनाब हमें टिकट्स नहीं मिल रहे, और जो मुशावरती एक बोर्ड या कमेटी बनी थी जिसने खान साहब से जाके मुशावरत करनी थी, उसमें भी तमाम वकला हजरात के नाम थे। कोई भी सीनियर बंदा जिस तरह आप हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, दीगर जो लोग हैं, किसी का नाम नहीं था। तो ये क्या वजह है कि किसी सियासी लीडर का भी नाम डाल दिया जाता जिन्होंने जाके टिकट्स के हवाले से मुशावरत करनी थी? ये मैं खुद तो किसी टिकट के हवाले से किसी मुशावरती कमेटी का मैं हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितनी हो सकता है मेरे ख्याल में कोशिश की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं अली अमीन गंडापुर साहब प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैक्टिकल सियासतदान है, तहरीक इंसाफ के हर हल्के से बहुत हद तक उनको या तंजीम के जरिए उनको वाकिफियत है। पंजाब में अलबत्ता मसले मसाइल रहे हैं, क्योंकि हमारे पंजाब के प्रॉपर जो टॉप लीडरशिप थी बहुत से तो जेल में है, कुछ पार्टी छोड़ गए। हमाद अदर साहब रह गए, हाफिज फरद साहब हैं, कुछ और हैं, आमिर डोगर साहब हैं, सीनियर आदमी हैं। तो लोगों ने कोशिशें की हैं, कमियां बहरहाल उसमें रह जानी है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं जिस सूरत हाल में लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो फिर वकला का भी एक रोल है। खान साहब ने यह भी कहा है कि यूथ को भी मैंने इसमें मुनासिब नुमाइंदगी देनी है, वकला को भी नुमाइंदगी देनी है, और कुछ ऐसे भी वकला हैं जो इस वक्त हमारे मेन लीडरशिप में भी हैं टॉप पे, लेकिन उनको पार्टी में चूंकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ तो हल्कों में कारकुनान से उतनी वाकिफियत ना होना भी एक वजह है। तो बहुत से गंभीर मसाइल में ऐसे मेरा नहीं ख्याल अतर भाई के इस तरह के मसाइल का सामना किसी भी सियासी जमात को माजी करीब या माजी बईद में पड़ा है। इवन मैं ये समझता हूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा भी
जब वो बिज़िया साहब के ज़माने में तो शी हैड टू लीव द कंट्री, लेकिन जब वो वापस आई हैं सन 88 में ज़िया साहब की फौतगी के बाद, जब वो एक सिस्टम बना और इलेक्शन की तरफ हो गई, तो उनकी पार्टी फिर वापस आने के बाद ऐसी सूरत हाल का ना उनको सामना रहा ना मियां साहब को, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को जिस लेवल पे हमें सामना है। तो कमियां हैं, उस पर मैं इनकार नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अहल हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन इस सूरत हाल में जितना हो सक रहा है हमारी कमेटी अपनी कोशिश कर रही है। अच्छा सर, मुल्क भर से आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे इस सारी सूरत हाल के अंदर, और आप किस हद तक जो है पर उम्मीद हैं कि कोई नतीजा भी निकाल के दिखाएंगे आप लोग? पर उम्मीद तो हमें, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिलती है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि हमारे जिन लोगों को टिकटें हम देते हैं वो टिकटें जमा कर पाएं और कुछ भी कैंपेन वो कर पाएं। मैं समझता हूं कि इवन अगर 15-20 दिन भी हमारे लोग कैंपेन कर पाए, हम समझते हैं कि अच्छा हम वोट निकाल लेंगे, अच्छी सीटें हम निकाल लेंगे और पूरे मुल्क से निकालेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कौम एक फैसला तो कर चुकी है। अच्छा सर, आपका टिकट तो कंफर्म है कि इलेक्शन वाले दिन माहौल कैसे होता है और इलेक्शन से 1-2 हफ्ते पहले माहौल कैसे होता है, और जो टिकटें जमा कर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे कैंडिडेट्स, तो क्या टिकट जमा करने के वक्त भी वही होगा जो नॉमिनेशन पेपर जमा करते वक्त हुआ था? क्या हमारे कैंडिडेट्स को टिकटें जमा करने दिया जाएगा, उनको कैंपेन करने दी जाएगी? ये सवालात ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं अतर भाई, और ये इलेक्शन खत्म होने के बाद भी ये सवालात रेज होते रहेंगे अगर उनके जवाबात अभी ना मिले। अच्छा सर, आपका टिकट तो कंफर्म है, आप तो मैदान से खड़े हो रहे हैं ना? मेरी मिसाल तो वो सिल्वेस्टर स्टैलोन की वो क्लिफ हैंगर वाली मूवी की तरह है, हमेशा कोई ना कोई। अच्छा, वैसे अली भाई, ये माजी में भी जो है ना, जहाँ पे आपका हक भी बनता था वहाँ पे भी आपका बड़ा मसला रहता था, पर इस दफ़ा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मसला होना चाहिए। देखिए, जो मेरी हमेशा दुआ ये होती है कि अगर मेरे पास होने से मेरे मुल्क, मेरी दीन की, मेरे लोगों की उसमें खैर है तो अल्लाह मुझे पास करे। यही मैं नॉमिनेशन पेपर्स के वक्त भी दुआ की थी कि अगर मेरे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होने में मेरी जमात और मेरे मुल्क की बेहतरी है, तो अगर मुझे टिकट मिलने में और मेरे दोबारा असेंबली में आने में मुल्क की बेहतरी है तो अल्लाह फिर मुझे वो उधर ले आए। अदरवाइज इज्जत से गुजर रही है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके आने से मुल्क के निज़ाम में कोई बेहतरी नहीं आती और आप मुल्क को इन द लार्जर पर्सपेक्टिव कोई ऐड नहीं कर पाते, तो सिर्फ यह है कि एमएनए बन जाना, फिर अल्टीमेटली एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आप आखिरी बार एमएनए बन के घर जाते हैं। ठीक है। तो हर किसी को यह सोचना चाहिए कि 15, 20, 30 साल सियासत करके मैंने पाकिस्तान की इन द लॉन्ग रन क्या मैंने खिदमत की, क्या चीज मैंने ठीक किया। अच्छा सर, आप अक्सर देखें अली साहब, आप सर अक्सर पाकिस्तान की बात करते हैं। अब ये पाकिस्तान को आपने जोड़ना किस तरह है? अब हम यहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत बड़ा एक फ्रैक्चर आया हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी। तो हम पाकिस्तान को आगे किस तरह लेके चलेंगे? इसी तरह तकसीम की सियासत होती रहेगी कि हम इकट्ठे भी होंगे? मेरे ख्याल में मुल्क का अगर हम सोचें और अपनी ज़ात पे अपने मुल्क को हम फ़ौक़ियत दें, सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने सरकार दो आलम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीयीन की है कि जब फतेह मक्का हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बहुत ही नज़दीकी उनकी हस्तियां थी, उनमें हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बड़े करीब थे और उनके तो रज़ाई भाई भी थे और चचा भी। तो उनकी जब शहादत हुई है ग़ज़वा उहुद में, तो वो जो तकलीफ उनको पहुंची, उनकी सारी जिंदगी रही, उससे बड़ा गम तो किसी का नहीं था ना। उन्होंने दीन की खातिर और उम्मत की खातिर उन्होंने बड़ा दिल किया और एक बहुत बड़े दरगुजर से काम लिया। तो मैं ये समझता हूं कि चूंकि 2/3 अक्सरियत हमारे साथ है, इलेक्शन में अगर अल्लाह हमें जीत का मौका देता है, तो इमरान खान साहब ने खुद भी रमजान अल मुबारक में ये बात की थी हमारे एक भाई से, एंकर से, siyaasat.pk के हमारे भाई हैं, उनसे, कि हम उसी तरह फतह मक्का में जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरगुजर वाला मामला किया था, हम उस तरह जाना चाहेंगे, इंतकाम नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, एक बात उन्होंने की थी कि जिसने कोई मुल्क का नुकसान किया है तो वो फिर कानून या आईन के जरिए, अदालत के जरिए, लेकिन हम जाती किसी से पर्सनल नहीं होंगे। तो यही सोच अगर दूसरी तरफ भी हो तो फिर बात आगे जा सकती है। मेरे लिए जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है, आई एम पास्ट 45 नाउ, अब हम वो क्या कहते हैं, हाफ सेंचुरी के करीब हूं तकरीबन 1-2 साल में। मुझे जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है वो ये है
कि हमारी जो नौजवान नस्ल है 18 से 25 साल के बीच में, जब वो अपनी एक फ्यूचर की तरफ सोचते हैं, बहुत से लोग उनमें आर्म फोर्सेस में जाते हैं, कुछ सिविल ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, कुछ और प्रोफेशनल डॉक्टर इंजीनियर, तो मैं ये देख रहा हूं, मैं एक गैप देख रहा हूं हमारे इदारों में और हमारे इस नौजवान तबके में। ये गैप नहीं होना चाहिए, यकजान दो कालब होना चाहिए, और इसमें हम अपना किरदार अदा करेंगे, इमरान खान साहब अदा करेंगे, लेकिन सबको इसमें रोल अदा करेंगे तो ये गैप खत्म होगा। और देखें, कोई ऐसी बात नहीं है, कौमों पे मुश्किलात आती हैं, कौम पे मुश्किल मरहले आते हैं, हम अगर सियासत में हैं तो इसीलिए आए, हम कोई मजे करने नहीं आए। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वी नो कि देयर विल बी थॉर्न्स, हमें पता है कांटे होंगे, और कुछ कांटे चुभे हैं, मजीद के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मुल्क की बेहतरी की खातिर, जात के लिए नहीं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुल्क की खातिर यकीनन आज करना पड़ता है। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। थैंक यू सो मच नियाजी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया सर। अच्छा सर, हमने देखा कि मियाँ साहब की जो तायात नाअहली वाला मसला है वो भी हल हो गया। आज नैब ने भी कुछ मुकदमात में गालिबन उनको कोई रिलीफ वगैरह दिया, जो इंक्वायरीज वगैरह चल रही थी। तो इस वक्त अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर मियाँ साहब राज कर रहे हैं और अब देयर इज नथिंग जो उनको इस वक्त स्टॉप कर सकती है, ये बात दुरुस्त होगी? मेरा ख्याल है 100% दुरुस्त है, बाकी लेकिन बदकिस्मती है ना कि जरूर आपको रिलीफ तभी मिलनी है जब आप जो है किसी की मजबूरी बन जाएंगे आपको रिलीफ दें, और जब आप ग्रेस से अगले की नजरों से गिर जाएं तो फिर लगता ही है कि आपसे बड़ा कोई मुजरम नहीं है। ये कौमी साने हैं, लेकिन मुझे तकलीफ सिर्फ अदालती निज़ाम पे है कि अगर ये जो मियाँ साहब का जो ट्रायल हुआ है, अगर वही फेयर कर देते, वही आर्टिकल 10A का जो कुछ है सजाएं बेशक यही देते, लेकिन फेयर ट्रायल के बगैर, बगैर मॉनिटरिंग जजेस के, बगैर कोई अकामे के ऊपर, बगैर सुप्रीम कोर्ट बैठ के 184(3) के तहत किसी को नायल करा दे, पता क्या करें। इट्स अ सैड स्टोरी, और हम इस विशेष साइकिल से अतर, मैं तो आप लोगों के लिए बड़ा वरीड हूँ जिन्होंने मुल्क में एक लंबा अरसा गुजारना है। हम तो अपनी जो है जिंदगी गुजार चुके हैं। अच्छा, वैसे सर यकीन करें कि हम खुद भी बड़े वरीड हैं, और अगली आने वाले जो नौजवान नस्ल है वो भी वरीड है कि अब जो हुकूमत आएगी वो पाकिस्तान को किधर लेके जाएगी। जिस तरह आपने भी कहा कि अब बज़ाहिर ये लगता है कि मियाँ साहब के लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अवाम के अंदर भी आपको यही मूड नज़र आ रहा है कि अवाम की ख्वाहिश है कि मियाँ साहब ही अगले वज़ीर आज़म बने और वही हमें मुश्किलात से निकालें। मतलब अवाम तो मियाँ साहब के साथ भी इसी जोश और खरोश के साथ थी, और भुट्टो साहब के साथ थी। एक हिस्ट्री है ये, तो अव्वल तो 90% चांसेस है कि वो नाकाम हो जाएगी। ये बात मैं कई दफा कई प्रोग्राम में कह चुका हूं कि 12 अप्रैल के बाद जो है 12 अप्रैल 2022 को मेरा बेटा हसान मेरे पास मेरे घर बैठा था, तो मुझे कहता है आप मेरे मामू की या हमारे लीडर की सियासत कैसे देख रहे हैं। मैंने कहा बेटा आपका मामू पहला राउंड जीत गया है, लेकिन जो दूसरा राउंड है वो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि पहला राउंड जीतने के साथ जो चीज टाइड अप है कि आप यहाँ एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहें, आपको रिफतें मिलती हैं। किस लीडर ने नहीं जो है ये रिफतें कमाई, और जो बंदा एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा बने वो ग्रेस से गिर जाता है। यकीन जानो कि बड़ा मुश्किल होता है ये जस्टिफाई करना कि 2018 में इमरान खान साहब का ये मुस्लिम नून का जो है 12 अप्रैल 2010 को बाजवा की दोबारा नौकरी करना, लेकिन उससे ये होता है कि ये 70 साल से हम देख रहे हैं। ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को निकाला तो वही पार्टी जो है मोहम्मद अली बोगरा को लेकर बैठी थी। और देखिए अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो उसका कोई अल्लाह मौजज़ा कर दे मुल्क के लिए। बिलावल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने वही हिसाब लेना है, बदला लेना है जिन्होंने उनको निकाला था, मियाँ साहब ने। आपको लगता है कि बिलावल साहब की असेसमेंट दुरुस्त है, मियाँ साहब अभी भी बदला लेने की ख्वाहिश रखते हैं? मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब के क्रेडेंशियल्स मामले में लेटली बहुत शानदार है, उसमें तो बाद में आऊंगा, लेकिन बिलावल साहब की तारीख का मुताला बड़ा कमजोर है। मैं अतर ऑन ए डिफरेंट नोट, मैं बिलावल की पॉलिटिक्स से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। उससे मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि 1988 के अंदर मियाँ साहब उस समय मैटर नहीं करते थे और बेनजीर के, लेकिन वो उस ग्रुप के अंदर मैटर करते थे जो कि बेनजीर के मुकाबले में खड़ा किया गया था, जैसे PDM है।
तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था हिस्सा मियां साहब थे। और फिर जो एक दूसरे पे इल्जाम, धमक चौकड़ी, फिर गिरफ्तारियां, सजाएं, जरदारी साहब ने लाइफ सेंटेंस जेल में गुजार दी, और फिर 93 के अंदर में क्या धींगा मुश्ती देखी, फिर 97 में देखी, फिर 99 में, फिर यही मेरा ख्याल है कि तो, लेकिन मियां साहब ने उससे सबक सीखा है। मेरा ख्याल जरदारी साहब ने सीखा है। उनकी जो दूसरी हिस्सा है ना, जो ये हिस्सा है जो मियां साहब के बारे में तनकीद कर रहे हैं, ये मैं उसको बिलावल के मुंह से जो निकलती है वो सीरियसली नहीं लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये जॉब रिक्वायरमेंट है। आप देखें जॉब कंडीशन है, ये जो उनको वो इलेक्शन आ रहा है, तो मियां साहब के बारे में उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी मुबालगे के साथ उनकी तनकीद हो सकती है वो करें। लेकिन जो वो तो है ना, जो नुक्ता है सर ये जो है कि मियां साहब, क्या मियां साहब भी बदल गए हैं, ये नहीं बदले? देखें ना, मियां साहब का बता रहा हूँ जी, मियां साहब कैसे नहीं बदले कि 20 अक्टूबर को देखें मियां साहब के साथ बहुत इमरान खान साहब तो ज्यादती तब होगी ना कि जब इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो खर्च हो जाए। मियां साहब आपको अंदाजा नहीं कि दिसंबर 2021 तक जो इमरान खान साहब जिस पॉपुलैरिटी के ऊपर इतरा रहे हैं, इसी पे मियां साहब जो थे उसको अपनी घंटी समझ बैठे थे। 24 नवंबर 2007 से लेके दिसंबर तक, जब तक इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है राब्ते नहीं बढ़ाए मुस्लिम नून ने। लेकिन मियां साहब ने जब 20 अक्टूबर गुजरांवाला में जब जलसे में तकरीर की पहली बड़े अरसे बाद उनका पहला पब्लिक एड्रेस था, मार्च 1918 के बाद जी, तो क्या पहला फिक्र कहा था कि मैं इमरान खान साहब से कोई जो है ना इमरान खान से के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है। हैरान रह गया। उन्होंने कहा जी कि लेकिन ख्वाजा साहब मेरा आपसे झगड़ा है, आपकी शिकायत, काज़मी साहब मेरा आपसे झगड़ा है। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा जिसको कहना चाहिए कि एक ब्लैंक चेक जो है देना, या फिर आगे कहना कि मैं कोई बदला नहीं लूंगा। और जो है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मौकिफ चेंज किया है। किस हद तक वो इस पर कायम नहीं कायम इसलिए ज्यादा कि उन्होंने ये मौकिफ उस बहुत बड़ी ऑर्डील के बाद, अभी इमरान खान साहब को तो लैटिन स्पिरिट में अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें तो वो उनको तो पहुंचा ही नहीं है। अच्छा, वैसे सर अगर आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को देखें, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, अभी वो जेल में हैं, मुख्तलिफ मुकदमात हैं, और जिस किस्म का मुकदमा है सजाए मौत की बात होती है, उम्र कैद की बात होती है। अब आप समझते हैं कि जिस तरीके से मियां साहब ने अपनी सियासत को एक पलटा, दोबारा वो इक़्तिदार की सियासत के अंदर फ्रंट रनर बने, आपको बानी चेयरमैन दोबारा इसमें आते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या अभी भी कोई मौका है उनके पास, कोई डील या कोई मुफाहमत कुछ हो सकता है? यार आप इतना तीखा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जवाब उसमें कई चीजें हैं ना। पहली बात तो यह है कि जब इमरान खान साहब आ गए पावर में तो मैं 2 मुलाकातें की जो मेरे ख्याल है कहीं इस तरह जिक्र नहीं हुआ, शायद किसी कॉलम मैंने जिक्र किया। एक मैंने नईमुल हक से की कोई 2-3 हफ्ते बाद, और उसी पैराए में दूसरी की सैफुल्लाह न्याजी जनवरी 2019 में चीफ ऑर्गेनाइजर बन गया। इमरान खान साहब ने उनको बना दिया, तो मैं उसी हेस में उसी अर्जेंसी के साथ मैं उनको मिला। दोनों को मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा यार इसको सब कुछ मिल गया है लेकिन बहुत बड़े ट्रैप में है। खुदा के वास्ते इससे कहो कि जो मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी और फजल रहमान वगैरह है, ये इसके हफासी पुश्ते हैं, ये इसका बुलवाक है। ये बेशक गालियां मुंह पे देता रहे लेकिन अंदर से इनके साथ मजबूत राब्ते रखे, क्योंकि ये सियासी जमातें एक दूसरे ये समझते नहीं है कि ये एक दूसरे के लिए कितना बड़ा एहसास है और इनकी हिफाजत करें। लेकिन असल में बंदा जितने बंदे होते हैं हमारे जितने सियासतदान हैं, जब ये किसी इसमें होते हैं तो इनके अंदर घुबरस होती है, या पता नहीं इनको ये समझ नहीं होती, या इनको इस बात की नहीं होती। अच्छा, इसमें सर एक चीज़ तो ये ना कि इजी है कि सियासतदानों ने भी स्पेस दी और चीज़ों को इजी बनाया किसी और के लिए कि आओ भाई ये मैदान है, तुम भी इसमें आ जाओ। और दूसरी बात ये है कि अब आप समझते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सियासत ख़त्म हो गई है, मुस्तकबिल में आप कहीं पर उनका कोई सियासी रोल देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मैं एक बात आपके साथ बैठ के जियो पे कहता था, पता नहीं उन प्रोग्राम में आप थे या नहीं थे, तो मैं कहा करता था कि जी इस वक्त मुल्क के में सबसे जो मजबूत सियासत तो नवाज शरीफ साहब के पास है। और इसे मेरे कई दोस्त वहां पे जो कि नवाज शरीफ साहब के बड़े सख्त मुखालिफ होते थे,
तो वो उसको किसी पे और पैराए में ले देते और उसमें थोड़ा सा बहस में पड़ जाते थे। मैं जिस पैराए में कहता था, मैं उसी पैराए में कह रहा हूँ कि इमरान खान की सियासत है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मजबूत सियासत है। ये तो एक हो गया। सियासत जो है पाकिस्तान में उसकी जो असल गिरफ्त है वो इमरान खान की है, लेकिन सर कई बातें मुंसलिक है। ये मैं कॉलमों में लिख रहा हूं कई महीनों से कि ये इमरान खान ने फैसला करना है कि उन्होंने इससे अपनी मजबूत सियासत का फायदा उठाना या नहीं उठाना। क्या वो चेंज करेंगे, कोई सर चेंज लेके आएंगे अपने अंदर? वो चेंज का वो नहीं है, वो चेंज चाहिए नहीं है। मैं जब कहता हूं कि बाकी सारे इररिलेवेंट है तो मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते या पॉपुलर नहीं है। मेरा मतलब बिल्कुल कुछ और है कि एक कोई फैसला मेरा और अतर के दरमियान जो एक लॉन्ग ड्यूल चल रही है ये सेटल होगी तो फिर पता चलेगा कि मैं हम में से किसने जाके दूसरे के साथ लड़ना है या नहीं लड़ना है या मुफाहमत करनी है, जोड़ कर। ठीक, अच्छा इमरान खान दूसरा एक और बात है, दूसरा इमरान खान साहब के पास अपनी किस्मत का फैसला अपने हाथ में है। अच्छा सर, ब्रीफली अगर बता सकें कि ये जो अब इंतखाबात आ रहे हैं उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो मखलूत हुकूमत होगी, और क्या उसके नतीजे में हम देखेंगे कि 5 साल पार्लियामेंट भी पूरा करेगी और हुकूमत भी अपना टाइम पूरा करेगी? देखिए जी, बिलावल साहब की एक आपने बात की, हमने आज तस्कीर चल पड़े थे तो उसमें भी उन्होंने कहा था जी कि एक ऐसे हुकूमत बने जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल हो। इससे पहले हामिद मीर साहब को जरदारी साहब एक इंटरव्यू दिया, तो जिसमें उस इंटरव्यू को जो ब्रेकिंग न्यूज बनी या बनवाई गई वो ये बनवाई गई कि जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल जो है वो इंटर्न कर रहा है, वो अंडर ट्रेनिंग है, मैं उसी ट्रेनिंग कर रहा हूं, उसको नहीं पता। ठीक, खबर उसमें एक ही थी, बल्कि एक दो तीन दूसरे मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन उस हवाले एक याद आ गई है। उन्होंने कहा था कि जो भी हुकूमत बनाए, एक कौमी हुकूमत बनने की, कोई अकेली पार्टी नहीं बनाएगी। तो मैंने फौरन ही अपने दोस्तों को कहा कि ये इंटरव्यू फॉर्मेलिटी है। ठीक, साहब ने ये पैगाम देने के लिए इंटरव्यू किया और चंद बातें टेलीविजन के साथ उसके बाद देखा कि टेलीविजन का रवैया सिंध के अंदर तब्दील हो गया, बलूचिस्तान उसके बाद जरदारी साहब के हवाले कर दिया गया, सरफराज मुफ्ती क्या और जो बजंजो चीफ एक्स चीफ मिनिस्टर बजंजो क्या और फैसल वॉर का क्या, एक जमे गफीर है जो की तरफ दो सूबों का सिंध और बलूचिस्तान को उनकी तरफ राग़िब हो गया। तो ये है कि जिसमें कौमी हुकूमत को बिलावल साहब यही कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब इन ऑल फेयरनेस मेरा नहीं ख्याल को इंटरेस्टेड भी है इक़्तिदार में या नहीं, उनको कि पूरी अपनी पार्टी के लिए। ठीक, उनको पता है कि इक़्तिदार जो है ये अब खत्म हो चुका है और जो देना चाहते हैं वो मिन्नतें तरले कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता कर रहे हैं या नहीं करे, ये मैं अपना एक तजिया दे रहा हूँ और आई कुड बी रॉन्ग कि वो मिन्नतें तरले कर रहे होंगे, उसको मिन्नतें तरले करके ले क्या आए होंगे कि हजूर आप पकड़े जो पूरी बात चाहे से नहीं कि इमरान खान साहब की जो भरपूर सियासत है अगर उसको वो नजरअंदाज करते हैं तो फिर नवाज शरीफ के अलावा चाहे क्या बिलावल है, क्या नवाज शरीफ है, फजलमान साहब है, जरदारी ज़ाहिर नहीं है कुछ नहीं, ठीक है उसमें आप तकाबली इजाजत ले। तो इसलिए एक बड़ी कैच 22 सिचुएशन है, इलेक्शन होंगे तो भी बड़ी खराबी सूरत नजर आती है और ना हुए तो उससे बड़ी बर्बादी नजर आती है। ठीक है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की कि कैच 22 सिचुएशन है, इन इलेक्शन के बाद किस किस्म की सूरत हाल होगी उसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इन इलेक्शंस के नतीजे में एक मुस्तहकम हुकूमत आएगी जो एक मुस्तहकम पाकिस्तान की जो बुनियाद पहले रखी जा चुकी है और उसके अंदर वो अपना हिस्सा डालेंगे और पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।